घने जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया अपनी दो नन्ही जानों के साथ रहती थी। कुकू चिड़ा और गुड़िया चिड़िया। टूटा फूटा घोंसला, बारिश से टपकता पानी और पेट भरने के लिए सूखी टहनी पर सूखी रोटी का टुकड़ा, यही उनका जीवन था। बच्चों, आज भी कुछ खाने को नहीं। कुकू बेटा, तुम्हें थोड़ा सा पानी ला दूं? मम्मा, मुझे भूख लगी है। इधर कालू कौवा और गोरी कव्वी जंगल में अपनी दुकान में मिठाई और फल बेचते थे, मगर दूसरों का मजाक उड़ाना उनकी आदत थी। उनकी दुकान के बाहर दो ग्राहक बंटी और बुलबुल भी बैठे थे। फिर से भूखी आई है, लगता है उसके बच्चों ने आज भी पानी पीकर रात काटी होगी। क्या बात है रानो, फिर से मुंह उठा कर आ गई। शर्म नहीं आती? ये रोज रोज का भूख का नाटक बंद करो अब। माफ करना, मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया। मैं बस थोड़ी सी सूखी रोटी मांगने आई थी। रोटी चाहिए? ओ सुनो गोरी, जरा जूठन वाली रोटी लाना, वही पुरानी सड़ी हुई, इसी के लायक है ये। और सुन रानो, अगर इतना ही नहीं सहा जाता भूखा रहना तो अपनी गुड़िया को मेरे हवाले कर दे। मैं पाल लूंगी, झाड़ू लगवाऊंगी दुकान में, बदले में आधा केला मिल जाएगा। रानो चुप खड़ी रहती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। खड़ी क्यों है? लाइन में लग और बच्चों को मत पैदा कर अगर पाल नहीं सकती। जंगल की भिखारन बन गई है तू। दुकान पर खड़े पंटी कबूतर और बुलबुल भी हंसने लगते हैं। रानो तो हमेशा ऐसे ही आती है, भूख तिरानी। चुपचाप निकल जा यहाँ से, हमारे अमीर ग्राहकों को बदबू आएगी तुझसे। ऐसा अपमान सुनकर रानो की आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोच लूंगी। शाम होते ही अचानक काले बादलों से पूरा जंगल ढक गया और शुरू हुआ वो भयानक तूफान। कुकू, गुड़िया, मेरी गोद में आ जाओ, ये घोंसला अब गिरने वाला है। मम्मा, ये आवाज, तूफान आ गया। तभी तेज हवा चलती है, आसमान से एक पेड़ की डाल टूटकर गिरती है और रानो का घोंसला मिट्टी में मिल जाता है। तूफान के बाद जब सब शांत हुआ, रानो को होश आता है, मगर उसकी गुड़िया कहीं नहीं थी। गुड़िया, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? मम्मा, मेरी बहन कहीं दिख नहीं रही। रात गहराती गई। रानो चिड़िया अकेली, भीगी और टूटी हुई अपनी बच्ची को ढूंढ रही। हर पेड़, हर झाड़ी, हर शाख पर वो गुड़िया का नाम पुकारती रही। गुड़िया, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? मम्मा को एक बार पुकार दो। वो एक दलदल के पास पहुंचती है, फिसलती है। हाय मेरी टांग, ये कांटे। पास के ही एक बड़े पेड़ पर खड़े पंटी कबूतर और बबली कबूतरी फुसफुसाते हैं। कह रहा था ना, ये रानो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती। अरे अब तो बच्ची भी चली गई, ऊपर से आई यह दूसरों का खाना मांगने। काश जंगल से इसे निकाल ही दिया जाए। भगवान, क्या गरीब माँ होना गुनाह है? किसी ने न सहारा दिया न सहानुभूति, और वो रात रानो के जीवन की सबसे काली रात बन गई। उधर जंगल के वीराने में नन्ही गुड़िया भीगी पंखों में ठिठुर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी वहां आई चालाक लोमड़ी। वाह, क्या किस्मत हो तो मेरी जैसी, नन्ही, अकेली, मासूम, और आज मेरा पेट भी बहुत खाली है। प्लीज मुझे मत खाओ, मेरी मम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी। तेरी मम्मा? अब तक तो वो किसी नाले में मरी पड़ी होगी। लोमड़ी जैसे ही झपटती है, जमीन से सुनहरी रोशनी निकलती है। रुक जा लोमड़ी, मासूम पर हमला करने से पहले अपने कर्मों का अंजाम सोच ले। तू कौन है? मैं हूँ आशा की शक्ति, उन माँओं की पुकार जो जुल्म सहकर भी हारती नहीं। तभी परी एक तेज रोशनी से लोमड़ी पर हमला करती है। लोमड़ी अंधी सी होकर चीखते हुए भाग जाती है। परी जी, मेरी मम्मा, वो मुझे ढूंढ रही होंगी। मैं जानती हूँ और मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलाऊंगी, लेकिन अभी तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। फिर परी ने जादुई फूलों से एक घर बनाया। उसने गुड़िया के लिए खाना, पानी और गर्मी का इंतजाम किया। नन्ही गुड़िया, जब तक तुम्हारी माँ ना मिल जाए तुम यहीं सुरक्षित रहोगी। मगर मेरी मम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें माँ से मिलाऊंगी।
इधर रानो चिड़िया पूरी जंगल छान चुकी थी। अब वो उम्मीद छोड़ चुकी थी। काश मैं गुड़िया को उस दिन साथ न लाई होती। तभी परी उड़कर आती है। क्या आप गुड़िया की माँ हैं? हाँ हाँ, आप जानती है मेरी बच्ची को। परी रानो को गुड़िया के पास ले जाती है। माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोते हैं। देखिए रानो जी, जिसे आप गुड़िया कहती हैं वो यही है, बिल्कुल सुरक्षित और आपके इंतजार में। गुड़िया, मेरी बच्ची। लम्मा! गुड़िया भागकर रानो की गोद में आ गिरती है और दोनों जोर से रो पड़ते हैं। मेरे बच्ची, मेरी जान, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते मर ही जाती। तू ठीक है ना? कहीं लगी तो नहीं? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने आपको हर पल पुकारा, लेकिन आप नहीं आई। मुझे लगा अब कभी नहीं मिलूंगी। बस अब कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ और अब कभी नहीं जाऊंगी तुझसे दूर। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोती हैं और परी बोलती है, अब आप दोनों फिर कभी ना बिछड़े, यही मेरी दुआ है। परी जी, अगर आप ना होती तो मैं अपनी मम्मा से कभी नहीं मिल पाती। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आप फरिश्ता बनकर आई मेरी बच्ची के लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कोई भी तूफान माँ और बच्चे के प्यार को अलग नहीं कर सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चीचू टीवी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना। माँ, मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। माँ, मुझे बचाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। माँ। कुकू, मेरे बेटे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे बचा लूंगी। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिढ़ा और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से रानो की सास ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। तब वो दोनों अलग एक घर में रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद एक चील उसके पति पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसके पति की मौत हो जाती है। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में बाढ़ आ जाती है और पक्षियों के घर डूबने लगते हैं। तेज बारिश की वजह से रानो का घर भी टूट जाता है। तब रानो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी सास के घर आती है, लेकिन उसकी सास तो उसे देखकर दरवाजा भी नहीं खोलती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। माँ जी, हमें कुछ दिनों तक अपने घर में रख लीजिए। हमारा घर इस तेज बारिश में टूट गया है। माँ जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। तभी अंदर से एक आवाज आती है, देख रानो, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मेरा दरवाजा मत बजा। मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मुझे भी खाने आई है? चल निकल जा यहाँ से, कल मुही कहीं की। माँ जी, ज्यादा नहीं तो सिर्फ आज के लिए हमें अपने घर में रख लीजिए। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और तो और जंगल में बहुत पानी भी भरा है। प्लीज माँ जी, हमें आज अपने घर में रख लीजिए। नहीं रानो, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगी। अगर तूने मेरे घर के अंदर आकर चोरी कर ली तो चोरनी कहीं की, चली जा यहाँ से। अपने बच्चों को भी साथ लेकर जा, फिर दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाइयो। माँ जी, प्लीज आप हमें अपने घर के अंदर रख लो। और आप ऐसा क्यों कह रही है कि हम चोरी करेंगे? हम आपके घर में क्यों चोरी करेंगे? चलो, आप मुझे नहीं तो आप अपने इन छोटे छोटे बच्चों को ही रख लो। देख रानो, अब बहुत हो गया। तू चुपचाप से अपने इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अगर तू नहीं गई तो मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से भगा दूंगी। और वैसे भी हमारा तुझसे कोई नाता नहीं है जो मैं तुझे अपने घर में रखूं। इसलिए अब तू चली जा यहाँ से। मेरा ज्यादा दिमाग मत पका, बहुत हो गया तेरा नाटक। रानो चिड़िया अपनी सास से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन उसकी सास पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता और वो ना ही उसे और ना ही उसके बच्चों को घर के अंदर बुलाती है। तभी यह सब देखकर उसका छोटा बेटा कहता है, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे माँ? और हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरे बेटे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, याद आया, मैंने आज सुबह लाडो की बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि दूसरे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, तो हम ऐसा करते, हम भी दूसरे जंगल ही चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वहाँ जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मम्मा, क्यों ना हम इस जंगल में किसी पेड़ के नीचे रहे तो?
नहीं कुकू बेटा, अगर ऐसे हम रहेंगे तो जंगल के पक्षी हमें रहने नहीं देंगे, वो हमें ताने देंगे। इसलिए अब हमें यहाँ से दूर जाना होगा, और वैसे भी भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाती है। वहाँ पहुँचकर वो तीनों देखते हैं कि वहाँ तो खाने के लिए पेड़ों पर बहुत से फल भी लगे हुए थे। मम्मा, अब तो हम यहाँ आराम से रह सकते हैं और हमें यहाँ खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन पेड़ों पर तरह तरह के मीठे फल लगे हुए हैं। हम इन्हें खाकर अपना पेट भर लेंगे और हम आराम से रहेंगे। हाँ माँ, गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। और तो और इस जंगल में बाढ़ का पानी भी नहीं आ सकता है। यहाँ तो पेड़ पौधों की ठंडी हवा है। माँ, अच्छा हुआ कि उस जंगल में बाढ़ आ गई। कम से कम हम इतने अच्छे जंगल में तो आ गए। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। बेटा, बाढ़ आना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाढ़ में जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। अच्छा ही हुआ कि हम इस जंगल में आ गए, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचते। लेकिन हमें यहाँ रहने के लिए एक घर बनाना होगा, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते होंगे, कहीं वो हमें खा ना ले। लेकिन मम्मा, हम घर बनाएंगे किससे? बेटा, हम लकड़ियों और घास फूस वगैरह से अपना घर बना लेंगे। हाँ माँ, मैं अभी पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ता हूँ। नहीं मेरे बच्चों, पेड़ में भी तो जान होती है और हम उन्हीं की वजह से जीवित रह पाते हैं और सांस लेते हैं, और वही हमें खाने के लिए फल भी देते हैं। तो हमें उन्हें ऐसे काटना या तोड़ना नहीं चाहिए, यह गलत बात होती है। बेटा, हम जंगल में से सूखी लकड़ियाँ ढूंढेंगे और उन्हीं से अपना घर बनाएंगे। इस जंगल में हमें बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों की मदद से लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है, और कुकू भी नदी की तरफ घास लेने चला जाता है। तब रानो उसे आवाज लगाकर कहती है, कुकू मेरे बेटे, तुम वहाँ अकेले मत जाओ। पहले हम लकड़ियों से घर बना लेते हैं, फिर बाद में हम दोनों साथ जाएंगे घास लेने। लेकिन कुकू तो अपनी मम्मा की बात नहीं सुनता और वो अकेला नदी की तरफ आ जाता है। तभी वो जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ। फिर रानो और गुड़िया जल्दी से कुकू के पास आती है। क्या हुआ कुकू बेटा, तुम ऐसे जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ, जल्दी बताओ। माँ, मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। यह बात सुनकर तो गुड़िया और रानो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी कुकू ये बात कहकर बेहोश हो जाता है। कुकू मेरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? उठ जाओ, क्या हुआ तुम्हें? कुकू मेरे बेटे उठ जा, क्या हो गया तुझे? हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? पहले आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर घर, और अब मेरा बेटा। नहीं, ऐसा मत करो, मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। तभी वहाँ लगे गुलाब के फूल में से आवाज आती है, रानो, मैं एक जादुई गुलाब का फूल हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी जब तुम अपने बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में समझा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा जिंदा कर रहा हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? रानो, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। तुम जो कुछ भी सुन रही हो सब कुछ सच है। मैं अभी तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देता हूँ और तुम्हारे सामने जादुई गुलाब का एक घर बना देता हूँ। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जैसा घर तुम बनाने के लिए सोचोगी वैसे ही घर तुम्हारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा। फिर रानो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो आंखें बंद करके जैसा घर अपने मन में सोचती है वहाँ वैसा ही एक जादुई गुलाब का सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। वो घर दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था और फिर कुकू भी ठीक हो जाता है। माँ, गुड़िया, आप दोनों ये क्या कर रही हो? कुकू, तुम ठीक हो ना मेरे बेटे? माँ, मुझे क्या हुआ था? मैं तो बस सोया हुआ था। लेकिन माँ, इतनी सी देर में आपने इतना सुंदर सा घर बना लिया। घर? कौन सा घर बेटा? फिर जैसे ही रानो सामने की तरफ देखती है तो वहाँ उसे एक सुंदर सा विशाल जादुई गुलाब का घर दिखाई देता है। जैसा रानो ने सोचा था वैसा ही। मम्मा, ये घर तो बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल फूलों की तरह महका रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि ये जादुई गुलाब का घर है। फिर इस तरह से रानो अपने दोनों बच्चों के साथ अपने जादुई गुलाब घर में खुशी खुशी रहने लगती है। सुबह सुबह के वक्त जंगल में पक्षी चहचहा रहे थे।
रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा अपने घोंसले में बैठे हुए थे, परंतु उन दोनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वहीं दूसरी ओर आपस में सभी पक्षी बातें कर रहे थे। तभी कालू कौवा और उसकी पत्नी रानो चिड़िया के पास आती हैं और उनसे कहती हैं, रानो रानो, तुमने अभी तक अंडे नहीं दिए, तुम अंडे क्यों नहीं दे पा रही हो? क्या बात है रानो, क्या तुम्हें घोंसला खाली रखना है? कालू जी, आप इनसे क्या पूछ रहे हैं? ये तो वैसे भी जंगल का नाम खराब कर रहे हैं। ऐसे जोड़ों का जंगल में रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई हक नहीं है इन्हें जंगल में रहने का। कालू कौवे और गौरी कौवी की ऐसी बातें सुनकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दुखी मन से उन दोनों से कहती है, कालू भैया, गौरी बहन, इसमें हमारी क्या गलती है? हम क्या कर सकते हैं? हम तो पूरी कोशिश करते हैं, परंतु हम क्या करें, ऊपर वाले ने हमें ये खुशी ही नहीं दी, शायद उसे ये मंजूर ही नहीं है। चुप हो जाओ रानो, तुम्हें इन दुष्ट कौवा और कौवी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही रात हो जाती है। जंगल में बारिशों की बूंदें टपक रही थी, तेज हवा चल रही थी, बारिश से घोंसला हिल रहा था। रानो और टुन्नू बहुत ज्यादा परेशान थे। रानो चिड़िया तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। टुन्नू जी, घोंसला टूट जाएगा, ये बारिश बहुत ज्यादा तेज है। रानो, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो, चलो यहाँ से। ऐसे ही रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़िया दोनों अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। वह जंगल की ओर जाते हैं। वह आगे जंगल में जाकर देखते हैं, उन्हें वहाँ एक सुंदर सा गुलाब का पेड़ नजर आता है, लेकिन तेज हवा से गुलाब का पेड़ बहुत ज्यादा हिल रहा था। टुन्नू जी रुक जाएं, देखें, वह गुलाब का पेड़ बहुत ज्यादा हिल रहा है, वह टूट जाएगा, हमें उसे बचाना चाहिए। नहीं रानो, हम लोग खुद मुसीबत में हैं, हम इसकी मदद कैसे करेंगे? चलो, बारिश बहुत तेज है, चलो यहाँ से। परंतु टुन्नू जी, हमें तो दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्या पता भगवान हमारी किस्मत बदल दे। ऐसे ही टुन्नू चिड़ा उसकी बात को समझते हुए उस पेड़ की मदद करता है। दोनों पति पत्नी मिलकर उस पेड़ को संभालने की कोशिश करते हैं। वह अपने पंखों से उस पेड़ को गिरने से बचा लेते हैं। ऐसे ही बारिश भी रुक जाती है। गुलाब का सबसे बड़ा फूल चमकने लगता है। अचानक से फूल बोलने भी लगता है। रानो, टुन्नू, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। ये लो, ये कुछ जादुई फूल और बीज हैं। फूल से तुम अपना घर बना सकते हो और बीजों से तुम्हें वही खुशी मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश थी। रानो और टुन्नू बहुत ज्यादा हैरान थे, परंतु वह फूल का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही रानो और टुन्नू जंगल में एक सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं और वहाँ पर अपना बहुत ही खूबसूरत सा फूलों का घर बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन जादुई बीज से रानो को अंडे मिलते हैं। रानो और टुन्नू तो बहुत ज्यादा खुश थे। रानो, देखो, ये अंडे हमारे हैं, आज हमारा सपना पूरा हो गया। हाँ टुन्नू जी, आप सही कह रहे हैं, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वह दोनों हंसी खुशी उस गुलाब के घर में रहते हैं और अपने अंडों की देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों बाद रानो चिड़िया के अंडों में हलचल होने लगती है। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी। टुन्नू जी देखें, हमारे अंडों से बच्चे निकल रहे हैं। टुन्नू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रानो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, अब हमारे घर में भी बच्चों की आवाजें सुनाई देंगी। रानो और टुन्नू के अंडों में से बहुत ही खूबसूरत से 3 प्यारे प्यारे चूजे बाहर आते हैं। रानो और टुन्नू उन्हें प्यार से गले लगाते हैं। तभी उसमें से एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे बच्चों, आप ही तो मेरी दुनिया है। जंगल में चारों ओर ये खबर फैल जाती है कि रानो चिड़िया के अंडों में से बच्चे बाहर आ गए हैं। जब कालू और गौरी तक ये बात पहुंचती है तो उन्हें बहुत ज्यादा जलन होती है। गौरी, मुझसे ये खुशी इनकी बर्दाश्त नहीं हो रही, हमें कुछ करना होगा, हमें इनकी खुशी को खत्म करना होगा। गौरी, कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलें हम इनके घोंसले को नुकसान पहुंचाते हैं। वह दुष्ट कौवा और कौवी रानो चिड़िया के घर के पास जाते हैं और वह उसके घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह जादुई गुलाब का पेड़ फूलों की रक्षा करता है। जैसे ही वे उसके पास जाते हैं, फूल से एक तेज रोशनी चमकती है। दुष्ट कौवा और कौवी, तुमने हमेशा टुन्नू चिड़े और चिड़िया को परेशान किया है, परंतु दया और सच्चाई के आगे हमेशा बुराई हारती है। तुम्हें जंगल से बाहर कर दिया जाएगा।
फूल के अंदर इतनी तेज रोशनी देखकर कालू और गौरी वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। वहीं जंगल के सभी पक्षियों को कालू और गौरी की साजिश का पता चल जाता है। वे उन्हें पकड़ लेते हैं और पेड़ से बांध देते हैं। रानो बहन, टुन्नू भैया, आप दोनों ही इन्हें सजा दें क्योंकि यह आपके गुनाहगार हैं। परंतु टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया बहुत ज्यादा दयालु थे। टुन्नू उनके पास जाता है और उन्हें आजाद कर देता है। ऐसे ही वह दुष्ट कौवा और कौवी दूर चले जाते हैं और वहां जाकर अपने किए पर पछता रहे होते हैं। गौरी, गौरी, हमने जो किया वो गलत था। रानो और टुन्नू ने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा, परंतु फिर भी हमने उनकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ाई। हाँ कालू जी, मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, परंतु हम क्या कर सकते हैं। हमें उनसे माफी मांगने जाना चाहिए। हाँ गौरी, ये बिल्कुल सही रहेगा। चलो हम उनके पास चलते हैं। ऐसे ही वह कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर पर जाते हैं और बहुत ही शर्मसार हुए उनके सामने बोलते हैं। रानो, टुन्नू, हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। हमने तुम्हें बहुत ज्यादा ताने दिए, तुम्हारा मजाक उड़ाया। हमें माफ कर दो। हम माफी के लायक तो नहीं हैं, परंतु हमें माफ कर दो। हम तुमसे यहाँ माफी मांगने आए हैं। हाँ रानो, हमें अपनी गलती का एहसास है। हम बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। हम आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। कृपया हमें माफ कर दो। कालू भैया, गौरी बहन, आप माफी ना मांगे। माफी मांगने के लिए भी साहस चाहिए। आपको अपनी गलती का एहसास है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। हमने आपको माफ कर दिया। तभी टुन्नू चिड़ा भी कहता है, कालू भाई, गौरी भाभी, हम दोनों ने आपको माफ कर दिया, परंतु हम क्या करें। हम सब मिलकर इस जंगल को और ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। ऐसे ही वह सब आपस में हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया, मेहनत और उम्मीद से मुश्किल कठिनाई का भी सामना किया जा सकता है। जैसे रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़े ने अपने नेक दिल और साहस से अपने जीवन को खुशियों से भर दिया। किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू और रानो ने घर से भागकर शादी की थी क्योंकि टुन्नू के माता पिता इस शादी से नाराज थे। धीरे धीरे उनकी 3 बेटियां हो गईं। जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन टुन्नू ने रानो चिड़िया से कहा, सुनो रानो, तुम बच्चियों की देखभाल करो, मैं दाना ढूंढने जंगल में जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप जाए, लेकिन जल्दी घर आ जाइएगा। पता नहीं क्यों आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आप अपना ख्याल रखना। रानो, बस मैं यूं गया और यूं आया। तुम घबराना नहीं, बच्चियों का ख्याल रखना। ये कहकर टुन्नू चला जाता है और लौटकर कभी घर वापस नहीं आता। उसे एक शिकारी पक्षी ने अपना शिकार बना लिया था। समय बीतने लगा। रानो किसी तरह अपना और अपनी बेटियों का पेट पालने लगी। दिन गुजरने लगे, लेकिन रानो चिड़िया कर्ज में डूबी जा रही थी और एक दिन उसका घर भी इस कर्ज के भेंट चढ़ गया। रानो और उसकी बेटियां सड़क पर आ गई थीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? पति को तो ऊपर वाले ने छीन लिया, घर को साहूकार ने। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हे ऊपर वाले, तू ही कुछ करिश्मा दिखा। तभी गुड़िया रानो को चिंतित देखकर कहती है, माँ, आप तो हमेशा कहती थी ना हमारी दादी है, तो हम दादी के घर चलते हैं ना। हाँ गुड़िया बेटा, मैं भी वही सोच रही हूँ, तुम्हारी दादी के पास चलते हैं। इतने दिनों में उनका गुस्सा भी शांत हो गया होगा। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। रानो अब भी रास्ते में ही थी, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। ससुराल पहुंचकर रानो ने घर का दरवाजा खटखटाया। माँ जी, सुनिए माँ जी, दरवाजा खोलिए, हम बारिश में भीग रहे हैं, दरवाजा खोलिए। कौन है दरवाजे पर? माँ जी, मैं हूँ आपकी बहू रानो, दरवाजा खोलिए माँ जी। रानो, अरे कलमुही कुलक्षणी, तू यहाँ क्या करने आई है? जा, भाग जा यहाँ से। ना मैं तेरी माँ जी हूँ, ना तू मेरी बहू, तुझे मैं नहीं जानती। चल दफा हो यहाँ से। माँ जी, मुझ पर रहम कीजिए। माँ जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, बारिश भी बहुत तेज है, कुछ तो दया कीजिए, अपनी पोतियों का तो ख्याल करिए। चल भाग जा यहाँ से। एक बार कहा ना, समझ में नहीं आता तेरे? अगर तू यहाँ से नहीं गई तो तुझे डंडे से मार मार कर यहाँ से भगाऊंगी मैं। माँ जी, मुझ पर न सही अपनी पोतियों पर तो रहम कीजिए। माँ जी, बारिश बहुत तेज है, कृपा करके हमें घर के अंदर आने दीजिए।
रानो, अच्छा तो तू मेरे घर के अंदर अपनी बेटियों के साथ आएगी और अंदर आकर मुझे भी मारना चाहती है। मेरे बेटे को तो मुझसे छीन कर ले गई, फिर तू किस मुंह से यहाँ आई है? चली जा यहाँ से। रानो चिड़िया दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। मम्मा दादी ने तो दरवाजा खोला ही नहीं, अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है, चलो कहीं और चलते हैं, कोई तो हम बेसहाराओं का सहारा देगा। घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ है ना, सब ठीक कर देगी। रानो अपनी बेटियों के साथ एक डाल पर बैठ जाती है और तीनों बेटियां भूखी भी थीं, लेकिन चुप थीं। बच्चों, यहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा है, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अपना घर बना लूंगी। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी, भूख में भी अपनी माँ की मजबूरी को समझ रही है। तभी रानो ने देखा एक डाल पर एक पक्षी अपने सामान के साथ बैठी हुई थी। इतनी तेज बारिश में आप कहाँ जा रही हो? मैं पास वाले जंगल जा रही हूँ, वहाँ बारिश नहीं हो रही है। मैंने सुना है वहाँ खाने को भोजन भी बहुत सारा है। इस जंगल में तो रोज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है, पता नहीं यह बारिश कब रुके। चिड़िया बहन, अब तुम बताओ, तुम बच्चों के साथ इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों बैठी हो? रानो चिड़िया उसको सारी बात बताती है। क्या बताऊं बहन, मुझ जैसी बदनसीब माँ तो कोई नहीं होगी इस जंगल में। अपने बच्चों का तक पेट ना भर सकी, घर भी साहूकार ने छीन लिया, पति को तो पहले ही ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया। चिड़िया बहन, तुम भी चलो मेरे साथ, वहाँ तुम्हें कुछ न कुछ सहारा जरूर मिलेगा। फिर रानो अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में आ गई। मम्मा, सचमुच यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है और यहाँ भोजन भी बहुत ज्यादा है। वो देखो मम्मा, उस पेड़ पर कितने सारे गुलाब खिले हुए हैं। मैं तो गुलाब तोड़ने जा रही हूँ। रुक जा गुड़िया बेटी, किसी भी फूल को नहीं तोड़ते। ये जंगल भी तुम्हारे लिए अनजान है, ऐसे में तुम्हें नहीं जाना चाहिए बिटिया। लेकिन गुड़िया कहाँ सुनने वाली थी। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि गुड़िया के चीखने की आवाज आने लगती है। माँ, मुझे सांप ने काट लिया। मम्मा, बहुत तेज दर्द हो रहा है। बिटिया की आवाज सुनकर रानो दौड़कर उसके पास जाती है। इसी वजह से मैं तुम्हें मना कर रही थी बेटा। गुड़िया, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो गुड़िया। हे भगवान, इसकी तो सांसें धीमी चल रही है। ऊपर वाले मेरे पति को तो मुझसे समय से पहले ही छीन लिया, अब मेरी बेटी को ना छीनना मुझसे। गुड़िया मेरी लाडो, आंखें खोल गुड़िया। तभी गुलाब के पौधे से आवाज आती है, चिड़िया मत रो। चिड़िया, तुम्हारी बेटे की मौत सांप के काटने की वजह से हो गई है। मैं एक जादुई गुलाब का पेड़ हूँ, मैं अभी तुम्हारी बेटी को ठीक कर देता हूँ। मैं जानता हूँ बच्चों के मरने का दुख क्या होता है, लेकिन चिड़िया, तुम्हें भी तो बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए। गुलाब के पेड़ जी, मेरा कोई घर नहीं है। मैं अभी अभी दूसरे जंगल से आई हूँ। कुछ समय पहले मेरे पति को भी ऊपर वाले ने मुझसे छीन लिया। तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ चिड़िया, मैं एक जादुई गुलाब का पेड़ हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए एक गुलाब का खन तैयार कर देता हूँ। तभी तेज रोशनी होती है और वहाँ पर एक गुलाब का घर तैयार हो जाता है। गुड़िया को भी होश आ जाता है। गुड़िया, तुम ठीक तो हो ना? जादुई गुलाब के पेड़, ये गुलाब का घर तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब किसी अपने मेरे साथ नहीं दिया, तब आपने मुझ गरीब को आसरा दिया। सुनो, ये जादुई गुलाब का घर है। इस घर के अंदर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। जाओ, तुम अपने बच्चों के साथ बेफिक्र होकर रहो। फिर रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ गुलाब के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। रानो चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ पर बैठी क्यों भीग रही हो? चील बहन, मैं तो यहाँ भोजन ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन मैं काफी देर से भोजन ढूंढ रही हूँ। मुझे अभी तक भोजन नहीं मिला। यह चिड़िया यहाँ बैठी भीग रही है, तो क्यों ना मैं इस चिड़िया को अपने घर ले जाऊँ, फिर इसे अपने घर ले जाकर इसकी दावत उड़ाऊँ। रानो चिड़िया, ऐसा करो, तुम मेरे घर चलो। मेरे घर पर बहुत सारा भोजन है, उसमें से थोड़ा तुम भी अपने घर ले जाना। चलो, तुम मेरे साथ चलो। हिमालय के जंगल में रानो चिड़िया अकेली अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, तुम अपना घोंसला किसी ऊंचे से पेड़ पर बना लो, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि हमारे जंगल में बाढ़ आने वाली है। कहीं तुम्हारा घोंसला बह न जाए। लेकिन कालू भैया, मैं अपना घोंसला कैसे बना पाऊंगी? मैं तो अंडे देने वाली हूँ और बुलबुल डॉक्टर ने तो मुझे आराम करने के लिए बोला है।
रानो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मेरे घोंसले तक तो पानी आ गया है, तो मुझे अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर बनाना है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया तो अपने घोंसले में बैठी सब कुछ देख रही थी। तब वो अपने आप से कहती है, सारे पक्षी तो अपने अपने घोंसले बनाने में लगे हुए हैं, पता नहीं मेरी मदद कौन करेगा। ऐसा करती हूँ, मैं तोते भैया के पास चली जाती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। यह सोचकर रानो चिड़िया तोते के घर आती है और उसके पास आकर कहती है, तोते भैया, मैं अंडे देने वाली हूँ और मैं अपना घोंसला नहीं बना पाऊंगी, तो क्या आप मेरा घोंसला बना दोगे? तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रानो, अभी तो मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ। जब मेरा घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारा घोंसला बना दूंगा। तब तक तुम इंतजार कर लो, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारा घोंसला नहीं बना सकता हूँ। वैसे तोते भैया, तुम्हारा घोंसला बनने में कितना समय लगेगा? देखो रानो, मेरा घोंसला बनने में तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे। जैसे ही मेरा घोंसला बन जाएगा मैं तुम्हारा घोंसला बनाना शुरू कर दूंगा। यह कहकर तोता अपने घर के अंदर चला जाता है। तब रानो चिड़िया अपने आप से कहती है, नहीं नहीं, मैं 3 से 4 दिन नहीं रुक सकती, मुझे अब किसी और से मदद लेनी होगी। फिर रानो चिड़िया वहाँ से लाडो चिड़िया के घर जाती है और वहाँ आकर लाडो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानो, इस हालत में मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन देखो ना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपना घोंसला भी पूरा नहीं बनाया है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? लाडो, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं किसी और के पास जाती हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो खुद ही अपना घोंसला बनाने की सोचती है। इसलिए वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। जैसे ही वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और वो बहुत थक जाती है, तब रानो एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, भगवान, अब मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊंगी? थोड़ी ही लकड़ियाँ इकट्ठी की है और मैं थक गई हूँ। मैं अंडे नहीं देती तो मैं बाकी पक्षियों की तरह अपना घोंसला बना लेती, लेकिन अब मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊं? रानो चिड़िया यह सोच रही थी कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान पर काले बादल भी छा जाते हैं। मौसम तो अचानक से खराब हो गया। लगता है अब मैं अपना घर नहीं बना पाऊंगी, तो मुझे अब अपने पुराने घोंसले में ही जाना चाहिए। रानो चिड़िया जैसे ही उड़ती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वो तो फिर भी उड़ती जाती है और अपने घोंसले में आकर रुकती है। तब वो घोंसले में आकर कहती है, चलो, अच्छा हुआ कि मैं सही सलामत अपने घोंसले में आ गई, नहीं तो यह तेज तूफान और बारिश मेरी जान ही ले लेती। रानो चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार करती है, लेकिन बारिश तो रुकती नहीं है, वो तो और भी ज्यादा तेज हो जाती है और रानो चिड़िया का घोंसला पानी से भर जाता है। यह पानी तो मेरे घोंसले के अंदर आ गया, लगता है मुझे यह घोंसला छोड़ना ही पड़ेगा। यह बोलकर चिड़िया जैसे ही घोंसले से बाहर आती है, तभी उसका घोंसला तो उड़ जाता है। मैं अब इस तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? मेरा घोंसला तो टूट फूट कर उड़ गया और मेरी तबीयत तो पहले से ही बहुत खराब है। रानो चिड़िया ऐसी बारिश में बैठी भीग रही थी, तभी एक चील की नज़र चिड़िया पर पड़ जाती है। यह चिड़िया बिना घर के यहाँ तेज बारिश में बैठी भीग रही है, लगता है यह अंडे देने वाली है। मैं इस चिड़िया को अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि जब यह अंडे देगी तो मैं इसके अंडों को बड़े मजे से खाऊंगी। यह कहकर चील रानो के पास आती और बड़े प्यार से उससे कहती है, चिड़िया, तुम यहाँ बैठकर तेज बारिश में क्यों भीग रही हो? ऐसी हालत में तेज बारिश में भीगोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चील बहन, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरा घोंसला तो टूट फूट कर उड़ गया है। मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ मैं रह सकूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर दोगी? चिड़िया, एक पक्षी तो दूसरे पक्षी के काम आता है। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर रह लेना। जब तक बारिश नहीं रुकती है, वहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर चील रानो चिड़िया को अपने घर ले आती है। तो रानो चिड़िया, तुम इस घोंसले में रहो और तुम यहीं पर रहना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। चील बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुश्किल समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
रानो, एहसान की कोई बात नहीं है, तुम अपना ध्यान रखना और जैसे ही तुम्हारे अंडे हो जाएं, तुम मुझे जरूर आवाज दे देना। यह कहकर चील अपने घोंसले में आ जाती है। तभी चील का पति उसे डांटते हुए कहता है, तुम इतनी दयावान कब से हो गई जो तुम इस चिड़िया को घर के अंदर ले आई? मैं अभी इस चिड़िया को भगा कर आता हूँ। नहीं नहीं, आप उस चिड़िया को यहाँ से नहीं भगा सकते, मैं तो उसे यहाँ उसके अंडे खाने के लिए लाई हूँ। पत्नी जी, क्या कहा? वो चिड़िया अंडे देने वाली है? हाँ, वो चिड़िया अंडे देने वाली है। जैसे वो चिड़िया अंडे दे देगी तो हम बारिश के मौसम में बड़े मजे से उस चिड़िया के अंडे को खाएंगे। वाह पत्नी जी, तुम्हारे अंदर तो बड़ा दिमाग है, मैंने यह तो कभी नहीं सोचा था। दोनों पति पत्नी ऐसे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रानो चिड़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है। हे भगवान, यह दोनों तो मेरे अंडे खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तो मैंने अंडे दिए भी नहीं हैं। मुझे यहाँ से किसी तरह भागना होगा, नहीं तो अगर मेरे अंडे हो गए तो ये दोनों उन्हें खा जाएंगे। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? यह बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। रानो ऐसे कह रही थी कि तभी एक बादल बरसता हुआ उसके पास आता है और उससे कहता है, रानो चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपनी समस्या मुझे बताओ। बादल भैया, इतनी तेज बारिश हो रही है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास कोई घर भी नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। रानो चिड़िया, मैं बारिश को तो रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गुलाब का घर बना देता हूँ। बादल इतना बोलकर अपने जादू से गुलाब का घर बना देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने मेरी जान बचा ली। उसके बाद रानो चिड़िया उस गुलाब के घर के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो अंडे भी दे देती है। फिर रानो चिड़िया अपने अंडों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नंदनवन नाम का एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे और उस जंगल में कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने ही वाला था। उसी जंगल में रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, सुनो बच्चों, जंगल में अब बारिश का मौसम आने ही वाला है, मगर अभी तक हमने अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। मेरा ख्याल है कि बारिश शुरू होने से पहले ही हमें अपना मजबूत घर बना लेना चाहिए, ताकि बारिश में हमें कोई भी परेशानी नहीं हो। तभी कालू कौवा वहाँ से गुजरते हुए रानो की बातें सुन लेता है और उससे कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुम लोग इतनी जल्दी घर बनाओगे, मगर इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने में बहुत टाइम है। मैं तो अपना घर बाद में बनाऊंगा, आराम से। अभी से परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं कालू भैया, मौसम का क्या भरोसा, कब बारिश शुरू हो जाए, इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा और हमें अपना घोंसला बना लेना चाहिए, ताकि हमें आगे किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। यह बात सुनकर कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, मैं इस चिड़िया को आराम से घोंसला बनाने देता हूँ। जब ये घोंसला बना लेगी तो मैं इसे डरा धमकाकर इसके घोंसले से इसे भगा दूंगा। फिर मुझे बना बनाया घोंसला मिल जाएगा और मुझे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। कालू कौवा ये बात मन ही मन सोच रहा था। तभी रानो उससे कहती है, अरे कालू भैया, क्या सोच रहे हो? क्या तुम चलोगे मेरे साथ लकड़ी लेने? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ और लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपना मजबूत घोंसला बना लो। मैं अपना घोंसला बाद में बना लूंगा। कोई बात नहीं कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी। चलो बच्चों, मैं लकड़ी जमा करने जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। फिर रानो लकड़ियाँ लेने चली जाती है। थोड़ी देर उड़ते उड़ते उसे एक जगह पर लकड़ियाँ दिखाई देती है। ये लकड़ियाँ तो काफी मजबूत है, इनसे मेरा घोंसला बहुत मजबूत बनेगा। ये कहकर रानो अपने पंजों में लकड़ियां दबाकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन मेहनत करने के बाद रानो चिड़िया का एक मजबूत लकड़ी का घर तैयार हो जाता है। तभी थोड़ी देर में बादल गरजने लगता है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। यह देखकर रानो अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, अब तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ये तो अच्छा हुआ कि हमने समय रहते ही अपना घर तैयार कर लिया, नहीं तो ना जाने हमारा इस बारिश में क्या होता।
रानो अपने बच्चों से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। सुन चिड़िया, अभी के अभी अपने बच्चों के साथ यहाँ से दफा हो जा। इस लकड़ी के घर में मैं रहूँगा, समझी तू? कालू भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अभी अभी तो इतनी मेहनत करके ये घर तैयार किया है, अब तुम कह रहे हो कि ये घर तुम्हें दे दूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे ओ चिड़िया, ज्यादा चोचू ना कर। मैं जितना कह रहा हूँ तू बस उतना कर, नहीं तो मैं तुझे अभी चोंच मार मार कर घायल कर दूंगा। अरे कालू भैया, क्या तुम मेहनत करके अपना घर तैयार नहीं कर सकते हो? तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। अरे और रानो, तू मुझसे ज्यादा बहस ना कर। देख नहीं रही बारिश हो रही है और मुझे अभी के अभी घर चाहिए, तो तुम अपने बच्चों के साथ अभी के अभी इस घर को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को चोंच मार मार कर तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगा। फिर तुम पूरी जिंदगी खुद को पहचान नहीं पाओगी। यह बात सुनकर रानो चिड़िया पूरी तरह से डर जाती है और अपने बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे ने उसके घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। रानो बारिश में भीगते हुए अपने बच्चों के साथ उड़ते हुए जा रही थी। मम्मा, हमसे तो उस कालू कौवे ने हमारा घर हथिया लिया है और हम ऐसे बारिश में भीगते हुए कहाँ तक जाएंगे? अगर हम ज्यादा भीग गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। परेशान मत हो बच्चों, हिम्मत रखो, हमें कोई ना कोई घर तो मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर रानो अपने बच्चों के साथ जा रही थी, तभी उसे एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा मशरूम का घर दिखाई देता है। वो अपने बच्चों के साथ उस मशरूम घर के अंदर चली जाती है। तब वो देखती हैं कि वो घर तांत्रिक का था। रानो और उसके बच्चों को भीगा हुआ देखकर वो कहता है, अरे चिड़िया, तुम इस बारिश में भीगती हुई कहाँ से आ रही हो? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है? हाँ तांत्रिक जी, हमारे पास अभी रहने के लिए कोई घर नहीं है। फिर रानो अपनी सारी परेशानी उस तांत्रिक को बताती है। उसकी परेशानी सुनने के बाद तांत्रिक उससे कहता है, रानो, तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए ना? मैं तुम्हें घर दे सकता हूँ। दरअसल मेरे पास जादुई मशरूम है। तुम उस मशरूम को जहाँ भी मिट्टी में दबाओगी, वहाँ एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा मशरूम घर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें तुम आराम से रह सकती हो। और उस मशरूम घर में एक खास बात यह भी है कि उस घर में तुम्हारी सारी जरूरतों के सामान भी मौजूद होंगे। ठीक है तांत्रिक जी, तो आप यह जादुई मशरूम मुझे दे दें। मैं इस मशरूम से अपने लिए एक विशाल मशरूम घर तैयार करूंगी। तांत्रिक रानो को वो जादुई मशरूम दे देता है। फिर रानो अपने बच्चों के साथ उस मशरूम को एक खाली मैदान में मिट्टी के नीचे दबा देती है। तभी वहाँ एक बहुत ही सुंदर मशरूम का घर बनकर तैयार हो जाता है। मशरूम के घर को देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो अपने बच्चों के साथ उस मशरूम घर के अंदर चली जाती है। मम्मा, यह घर तो सच में बहुत सुंदर है। चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बच्चों, यह मशरूम घर तो बहुत अच्छा है। हम इस घर के अंदर से इस बारिश का मजा ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा का घर तेज हवा और बारिश के कारण टूट गया था। वो बारिश में भीग रहा था। फिर वो उड़ते उड़ते रानो के मशरूम घर के पास आता है। रानो चिड़िया, तुमने इतना सुंदर मशरूम का घर कहाँ से बनाया? मुझे भी अपने मशरूम के घर के अंदर आने दो, क्योंकि मेरा घर तो टूट गया है। जाओ जाओ, भागो यहाँ से। मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी, क्योंकि तुमने हमारा घर जबरदस्ती हमसे छीन लिया था। वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारी यही सजा है। तुम इस बारिश में भीगते रहो। कालू खुले आसमान के नीचे बैठकर भीग रहा था और उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वहीं रानो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी मशरूम के घर में रहती है। दूर ढोलकपुर जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे और जंगल में गर्मियों का मौसम भी आने वाला था। तभी मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी जंगल में पक्षियों के पास आकर उन्हें आने वाली भयंकर गर्मी के बारे में सूचित कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, इस बार भी हर साल की तरह गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो सभी पक्षी अपने लिए रहने की व्यवस्था कर ले। यह कहकर मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी वहाँ से चला गया, लेकिन सभी पक्षियों ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। लेकिन रानो चिड़िया आने वाली गर्मी के लिए चिंतित हो गई और उसने पक्षियों से कहा,
अरे साथियों, हमें उस सिपाही पक्षी की बात गंभीरता से लेनी चाहिए और हमें अपने घोंसलों को ठंडा रखने के लिए कुछ करना चाहिए। अरे रानो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी गर्मी उतनी ही पड़ेगी, तुम देख लेना। और वैसे भी हमारे घोंसले तो घास के ही हैं। नहीं गोरी बहन, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा गर्मी पड़े या ना पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा घोंसला सूखी घास का है, उससे घोंसला अंदर से ठंडा नहीं रहेगा। चलो अब मैं अपने घोंसले को हरी घास से ढक लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने चली जाती है और थोड़े दिन में वो अपने घोंसले को ठीक ठाक ठंडी घास से ढक देती है। चलो अब मैंने अपना घोंसला तो ठीक ठाक कर लिया है। अगर ज्यादा गर्मी भी पड़ जाए तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। चलो अब मैं गर्मियों के लिए अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर कौन भयंकर गर्मी में बाहर निकलेगा। यह कहकर रानो चिड़िया दाना इकट्ठा करने के लिए चल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई देता है। अरे रानो, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ कालू भैया, कल से गर्मी आने वाली है ना, इसलिए मैं दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, गर्मियाँ तो हर साल आती हैं। हाँ कालू भैया, वो क्या है ना, जंगल की सिपाही ने सूचना दी है कि इस बार पहले से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो मैं तो गर्मियों की तैयारियों में लगी हुई हूँ और मुझे तो लगता है कि आप भी गर्मियों की तैयारियाँ कर ही लो। तुम अपना काम देख लो, मुझे मत सिखाओ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, ठीक है? बस मैं तो आपको सूचित कर रही थी, बाकी आपकी मर्जी। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वैसा ही हुआ जैसा कि सिपाही पक्षी बोल कर गया था। जंगल में काफी तेज गर्मी पड़ गई और नदियों का पानी भी सूख गया। पेड़ पौधों भी तेज धूप से जलने लगे। चलो अच्छा हुआ कि मैंने अपने घोंसले की तैयारी कर ली, नहीं तो मुझे भी गर्मी में ही रहना पड़ता। बाहर तो मानो जैसे आग बरस रही है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में मजे से बैठी थी कि तभी उसके घोंसले का दरवाजा बजता है। अरे कौन है दरवाजे पर, वो भी इस समय। जब रानो चिड़िया ने दरवाजा खोला और बाहर आई तो देखा कि बाहर कालू कौवा खड़ा हुआ था। अरे क्या बात है कालू भैया, आप इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? तुम सही कह रही थी रानो चिड़िया, लेकिन मैंने तुम्हारी बात मजाक में ले ली। इस बार तो हर साल से भी ज्यादा गर्मी पड़ गई है, इसलिए तुम आज की रात मुझे अपने घोंसले में सहारा दे दो। कल सुबह ही मैं अपना नया हरी घास का घोंसला बना लूंगा। ठीक है कालू भैया, सिर्फ आज के लिए मैं आपको अपने घर में सहारा दे रही हूँ। कल तुम्हें अपना घोंसला तैयार कर लेना होगा। हाँ रानो, मैं तुम्हें कल परेशान नहीं करूँगा। फिर कालू कौवा अंदर आ जाता है और रानो चिड़िया के घोंसले में आकर सो जाता है। बस एक दिन की बात है, कल वैसे भी यह यहाँ से चला जाएगा। रानो चिड़िया बगल वाले घोंसले में सो जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया की नींद लग जाती है, कालू कौवा छुपके से उठकर उसका भोजन खाने आ जाता है। अरे वाह, मुझे तो बने बनाए घर में रहने के लिए जगह मिल गई और यहाँ भोजन भी खाने के लिए मिल गया। अगर रोज ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। फिर कालू कौवा पेट भर के भोजन खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा मस्त अपनी नींद में घोड़े बेचकर सो रहा था और रानो चिड़िया उसके जागने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद, अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है। चलो अब मैं चलता हूँ। यह कहकर कालू कौवा रानो को बिना शुक्रिया कहे वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपने भोजन को नहीं देखती और वहाँ से बाहर पक्षियों से मिलने चली जाती है। बाहर सब पक्षी बैठे गर्मियों के बारे में ही बात कर रहे थे। कल रात तो बहुत गर्मी थी, हमें भी रानो चिड़िया जैसा ही पक्का हरी घास का घर बना लेना चाहिए ताकि हमें भी गर्मी न लगे। हाँ चलो हम सब मिलकर अपने लिए घास का घर बना लेते हैं। फिर सब पक्षी अपना अपना ठंडा घोंसला बनाने के लिए चले जाते हैं और रानो चिड़िया भी वहाँ से जा रही थी कि तभी उसने देखा कि कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा मस्त मजे से धूप ले रहा था। तब वो उसके पास आई। अरे कालू भैया, क्या आपने अपना ठंडा हरी घास का घोंसला बना लिया है? नहीं रानो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। कल गर्मी ज्यादा पड़ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गर्मी आज भी ज्यादा ही पड़ेगी। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं अपना खुद देख लूंगा। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली गई और रात होने वाली थी, लेकिन तभी रानो चिड़िया का ध्यान उसके अनाज की तरफ गया। यह क्या बात हुई, मेरा भोजन खत्म हो गया और मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। ज्यादा गर्मी पड़े उससे पहले ही मुझे भोजन लेने जाना होगा।
यह रानो की बच्ची मुझे कुछ ज्यादा ही भाषण दे रही थी। मुझे कैसे भी करके इसका घोंसला हथियाना होगा। रानो चिड़िया भोजन लेने घर से बाहर चली गई होगी। यही सही समय है रानो का घर हड़पने का। यह कहकर कालू कौवा रानो के घर के अंदर आ जाता है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। रानो चिड़िया को घर आते आते देर हो जाती है और रात भी हो जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो घर का दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर अंदर कौन चला गया है? रानो चिड़िया जब खिड़की से देखती है तो कालू कौवा अंदर अपनी मस्ती में सोया हुआ था। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रानो कालू भैया। कालू ने रानो की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया, लेकिन रानो ने फिर से आवाज लगाई, अरे ओ कालू भैया, तुम सुन रहे हो ना? जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत गर्मी है, मैं इस गर्मी में यहीं जल जाऊंगी। हम दोनों अंदर साथ मिलकर रहते हैं ना? कौन? मैं किसी रानो को नहीं जानता और मैं किसी अनजान पक्षी को अपने घर में नहीं रखना चाहता। अरे कालू भैया, मैं हूँ रानो, जिसने आपको गर्मी में अपने घर में जगह दी थी और आप मुझे ही भूल गए। कालू कौवा दूसरी तरफ मुंह करके सो गया और रानो चिड़िया का अंडा देने का समय भी आ चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? कालू कौवे ने तो मेरा घर हड़प लिया है। तुम घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं बुलबुल डॉक्टर के घर चली जाती हूँ और वहाँ जाकर भर्ती हो जाती हूँ। उनका घर मशरूम का है तो मुझे वहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी और मेरा वहाँ पर गुजारा भी हो जाएगा। फिर उसके बाद रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के घर आती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। तब बुलबुल दरवाजा खोलती है और उसे घर के अंदर बुलाती है। फिर उसे कुछ दवाइयाँ देती है जिन्हें रानो चिड़िया खा लेती है और वह वहीं भर्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के बगल में ही अपना खुद का मशरूम का घर बना लेती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। शिमला के जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो था। रानो चिड़िया अकेली थी। कुछ समय पहले उसके पति की मौत एक लंबी बीमारी की वजह से हो गई थी। रानो के पति ने घर के आंगन में एक सेब का पेड़ लगाया था। पति के मरने के बाद रानो चिड़िया पेड़ के सेब बेचकर अपना पेट पालने लगी। रानो बहुत दयालु थी। वो हर रोज अपने पेड़ के कुछ सेब गरीब पक्षियों को बांट दिया करती थी। उसी जंगल में सुंदरी नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। जंगल के पक्षी उस दुष्ट जादूगरनी से बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, रानो हर दिन की तरह लाल लाल रसीले सेब बेच रही थी। उसी समय जादूगरनी सुंदरी अपनी झाड़ू पर बैठकर उधर से गुजर रही थी। अचानक से उसकी नजर रानो चिड़िया के रसीले सेबों पर पड़ी। अरे ओ चिड़िया, क्या ये सेब ताजे और मीठे हैं? हाँ जादूगरनी जी, यह सेब ताजे हैं। आप इन्हें छक्कर देखें। मुझे विश्वास है आपको इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। ठीक है चिड़िया, अगर तू इतने विश्वास के साथ कह रही है तो तू ऐसा कर, ये सारे सेब मुझे दे दे, मैं इन्हें खाकर देखूंगी। अगर सेब स्वाद में अच्छे नहीं हुए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, समझी तू? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। फिर जादूगरनी सारे सेब लेकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया जादूगरनी के डर से कुछ नहीं बोल पाती। वो दुखी मन से अपने घर लौट आई। आज उसकी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई थी। दूसरी तरफ अपनी गुफा में लौटकर जादूगरनी सेब को खाने लगती है। उसे सेब का स्वाद इतना अच्छा लगा कि उसने सारे सेब खा लिए। अगले दिन जादूगरनी की तबीयत बिगड़ गई। वो उल्टियाँ करने लगी और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। लगता है उस चिड़िया ने मुझे जहरीले सेब दिए थे जिसे खाकर मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। उसकी वजह से मुझे इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उस रानो चिड़िया ने मुझे धोखा दिया है, धोखा। मैं उसे जाकर अभी अच्छा सबक सिखाती हूँ, फिर कभी वो किसी को धोखा नहीं दे पाए। फिर जादूगरनी गुस्से में रानो चिड़िया के पास पहुँचती है। जादूगरनी को देखते ही रानो चिड़िया डरकर उससे पूछती है, क्या हुआ जादूगरनी जी? आज सुबह सुबह आप मेरे घर आई हैं, क्या कोई बात है? आप मुझे बताए। ए चिड़िया, तू अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है। तूने मुझे जहरीले सेब दिए थे जिसे खाकर मेरी तबीयत बिगड़ गई। उन जहरीले सेबों को खाकर ही मुझे उल्टियाँ होने लगी। मैं तुझे तेरी सजा का दंड देने आई हूँ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर तो रानो चिड़िया बुरी तरह डर जाती है।
आप क्या कह रही है जादूगरनी जी? मेरे सेब जहरीले नहीं हो सकते, मैं तो इन्हें रोज बेचती हूँ। शायद आपने ही कुछ उल्टा सीधा खाया होगा या गर्मी की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई होगी। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे सेब ना जाने रोज कितने पक्षी खाते हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। जादूगरनी रानो की एक बात नहीं सुनती। वो अपने जादू से रानो चिड़िया की आंखों की रोशनी छीनकर उसे अंधा बना देती है। अरे आपने यह क्या किया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी आंखों की रोशनी वापस करो मेरी आंखों की रोशनी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। रानो चिड़िया, अब कुछ नहीं हो सकता, तू सदा के लिए अंधी हो गई है। फिर जादूगरनी सुंदरी वहाँ से चली जाती है। अगर मैं भूखी प्यासी इसी तरह घर में पड़ी रही तो मैं भूख प्यास से मर जाऊंगी। उस दुष्ट जादूगरनी ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। दिखाई न देने की वजह से वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाती है। उसके आगे एक बड़ी सी खाई थी। रानो चिड़िया उस खाई में गिरने ही वाली थी। उसी समय वहां आकाश मार्ग से एक परी गुजर रही थी। उसने जब रानो को देखा तो वो उसकी मदद करने उसके पास आ गई। ऐसा लगता है इस चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे इसकी मदद करनी होगी। परी ने आकर रानो चिड़िया को बचा लिया। कौन है आप? मैं रानी परी हूँ। अभी तुम नीचे खाई में गिरने वाली थी, सही समय पर मैं यहाँ मौजूद थी और तुम्हें बचा लिया। नन्ही चिड़िया, ऐसा लगता है तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। परी जी, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने मेरी आंखों की रोशनी मुझसे छीन ली है। ये सुनते ही तुरंत परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रानो चिड़िया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर परी चिड़िया के साथ उसके घर आई और सेब के पेड़ पर अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक सेब का सुंदर सा घर तैयार कर दिया। चिड़िया, तुम इस सेब के घर में रहना, ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। अब तुम्हें उस जादूगरनी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सेब का जादुई घर तुम्हारी जादूगरनी से हमेशा रक्षा करेगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। जादूगरनी आनंद लेते हुए हवाओं की सैर कर रही थी। तब उसकी नजर जादुई सेब के घर पर पड़ जाती है। क्या बात है, इस जंगल में दूसरा जादूगर कब आया है? चलकर देखती हूँ। जादूगरनी ने जैसे ही खिड़की से झांका तो उसे रानो चिड़िया अंदर दिखाई दी। चिड़िया, ओ चिड़िया, घर से बाहर निकलो। तुमने कैसे ये जादुई सेब का घर बनाया, बताओ मुझे। दुष्ट जादूगरनी, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। दुष्ट, हा हा हा, अब तेरी जुबान कैंची की तरह भी चलने लगी। रुक, मैं तेरा और तेरे इस जादुई सेब के घर का वो हाल करूँगी कि तूने सोचा ना होगा। फिर जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू से जादुई सेब के घर पर हमला करती है, लेकिन जादुई सेब का घर पलटकर हमला करता है और जिसमें जादूगरनी घायल हो जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। इस रानो की बच्ची को सबक सिखाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ए मेरी जादुई झाड़ू, इस जादुई सेब के घर को नष्ट कर दे ताकि इस चिड़िया को इसकी गलती की सजा मिल सके। ये सुनते ही जादुई झाड़ू तेजी से सेब के घर के पास जाकर धमाका करती है, जिसमें वो जादुई झाड़ू खुद नष्ट हो जाती है, लेकिन जादुई सेब के घर को भी नष्ट कर देती है। ये क्या हुआ? मेरा जादुई सेब का घर नष्ट हो गया। रानी परी, कहाँ हो आप? मेरी जान बचाओ इस दुष्ट जादूगरनी से। जादुई सेब घर जलने की खबर रानी परी को जैसे ही पता लगती है, वो तुरंत परीलोक छोड़कर वहाँ आती है। रानो चिड़िया, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। मैं उस जादूगरनी को आज हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। जंगल के पक्षी भी ये सब चुपचाप अपने घरों से छुपकर देख रहे थे। अब बच्चों, तुम सब घबराओ नहीं। अब परीलोक से परी आ गई हैं। अब हम और आपकी रानो आंटी सुरक्षित हैं। रानी परी, मुझे तेरा ही इंतजार था। सदियों से चलती आ रही दुश्मनी में जो तूने मेरी बहन को मार दिया था, आज मैं अपनी बहन का बदला तुझसे जरूर लूंगी। फिर क्या था, दोनों में भयंकर युद्ध होता है जिसमें रानी परी की जीत होती है। रानी परी दोबारा रानो चिड़िया के लिए जादुई सेब घर बनाती है और दुष्ट जादूगरनी को अपने जादू से कैद करके ले जाती है। फिर उस दिन के बाद से रानो चिड़िया खुशी खुशी सेब के घर में रहने लगी।
दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।